2022 के पहले टेस्ट मैच से पहले हमने उम्मीद की थी कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ज्यादा कंपटीशन देखने को मिले, ज्यादा नाटकीयता देखने को मिले, और सब कुछ मिला पहले ही दिन जोहानिसबर्ग टेस्ट में। और इसी दिन के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। संजय, ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात जरूर करेंगे उस बदलाव की जो भारतीय टीम में आया। केएल राहुल कप्तान बने, विराट कोहली चोटिल थे इसी वजह से, और उसके बाद साहसी उन्होंने निर्णय भी लिया बल्लेबाजी करने का, और कप्तानी पारी खेली कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो 50 रन बनाए, जरूर 100 नहीं बना पाए इस बार, लेकिन बहुत बहुमूल्य रन हो सकते हैं इस विकेट पर। जी हाँ, ये एक कल्चर बन गया इस टीम का कि जब टॉस जीतते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट करेज वाले डिसीजंस लेते हैं। पिच में थोड़ी सी नमी थी, थोड़ा सा हरापन भी था, लेकिन बैटिंग फर्स्ट एट द वॉन्डरर्स ये आपको करना ही है, क्योंकि ये पिच बहुत जल्दी से कठिन हो जाता है बल्लेबाजी के लिए। तो सही निर्णय, और कप्तान केएल राहुल ने मुझे लगता है बहुत ही अच्छी पारी खेली। 100 रन जरूर नहीं बनाए, लेकिन जिस तरह से आउट होके वो निराश हुए, वो भी देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 100 रन उन्होंने पहले टेस्ट मैच में किए थे। और जो पारी थी, बहुत कठिन चैलेंज था उनके लिए। पहला पूरा सेशन उन्होंने केवल 15-20 रन बनाए पहले सेशन में, और बॉल को छोड़ रहे थे अपने शरीर के नजदीक, और शॉट्स मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। और ये हमारे टी20 बल्लेबाज भी है, तो आप देखिए कितना बिल्कुल एक्सट्रीम एक चेंज लाते अपने बल्लेबाजी में। और बाद में सेकंड सेशन में हमने देखा कि आस्ते आस्ते शॉट्स खेलने लगे। जी हाँ, 50 रन थे, लेकिन मेरे लिए बहुत ही एक अच्छी पारी, जिसके लिए एक सम्मान होता है जो प्लेयर का, उस वो बढ़ते जा रहा है केएल राहुल के लिए। और अगर कोई बल्लेबाज इस तरह से फॉर्म कैरी करता है एक टेस्ट मैच से दूसरे टेस्ट मैच उसी डिटर्मिनेशन के साथ, तो फिर एक मेच्योरिटी एक प्लेयर में देखने को मिलती है, और टीम को इसका बहुत फायदा हो जाता है। बात करते हैं साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाजों की, क्योंकि बहुत अनुशासित गेंदबाजी आज देखने को मिली। मार्को यानसन रहे उनके हीरो, लेकिन ड्वेन ओलिवर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कहीं ना कहीं ऐसा लगा था सेंचुरी में कि शायद एक दिन उन्हें पूरा लग गया था अपनी सही दिशा और लंबाई भांपने में, लेकिन इस पिच पर लगभग 1 घंटे के खेल के बाद पूरी तरह से पेस बैटरी हावी रही भारत पे। जी हाँ, देखिए, अगर उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हुई और कम स्कोर कर गए उनके बल्लेबाज, तो शायद 1 घंटा जो उन्होंने गेंदबाजी की न्यू बॉल के साथ, वो उसके ऊपर थोड़ी चर्चा होगी, क्योंकि मुझे लग रहा था रबाडा और ओलिवर दोनों एक थियोरी लेके आए थे कि न्यू बॉल है, आगे खिलाना चाहिए, बल्लेबाज को ड्राइव कराना चाहिए, और उसमें काफी सारे रन उन्होंने दिए। और वो जो लेंथ थी कि ड्राइव करते हुए बल्लेबाज को आउट लेना, वो थोड़ी सी हल्की सी शॉट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही थी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि वो जो स्टार्ट में अगर पहले ही घंटे में अगर 2-3 विकेट मिल जाते, तो 120 या 110 में टीम ऑल आउट हो सकती थी। एक अच्छा उनको मौका था, विराट कोहली भी नहीं थे, और 3-4-5 जो हमारे बल्लेबाज है आउट ऑफ फॉर्म भी है, तो वो गेंदबाजी मेरे हिसाब से ठीक नहीं थी। और उसका कारण ये था, थोड़ा अननेचुरल उन्होंने एक कोशिश की। जब सेकंड स्पेल पे आए, या उसके बाद मार्को यानसन आया, लुंगिन गिरी आए, उन्होंने अपनी नेचुरल लेंथ डाली, और तब उनको सक्सेस मिला। तो एक सीख शायद उनको ये मिल गई है कि जो अपनी नेचुरल क्षमता है उस पे टिके रहिए, थोड़ा पेशेंट रहिए, और ये जो ड्राइविंग लेंथ और ये सब करते वो जिमी एंडरसन कर सकते हैं, ये नहीं तो। जी हाँ, पहले 40-50 मिनट थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग थी गेंदबाजी, लेकिन उसके बाद मार्को यानसन जो उनके सबसे अच्छे बॉलर रहे, युवा खिलाड़ी है, उन्होंने दिखाया कि अपनी नेचुरल जो स्वाभाविक बॉलिंग है वही करना ठीक। अब भारतीय मध्यक्रम की बात करते हैं, क्योंकि प्रीव्यू में भी हमने यही कहा था कि उनपे काफी सारा दारोमदार रहेगा। अजिंक्य रहाणे पहली बार अपने टेस्ट जीवन में गोल्डन डक पे आउट, वहीं चेतेश्वर पुजारा 33 गेंदों पे 3 रन। और जिस चीज का आपने जिक्र किया था विराट कोहली के संदर्भ में, शायद वही गलती कर बैठे कि जिस गेंद पे पीछे खेलना चाहिए था वहां पे आगे खेलते हुए पकड़े गए दोनों। देखिए, पुजारा और अजिंक्य रहाणे दोनों अंडर प्रेशर है, थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, रहाणे ज्यादा, पुजारा कम। और ये 1-2 सालों से हम बात करते आ रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि दोनों की टेक्निक बदल गई है सालों से। जब आप देखें, जब उन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की, टेस्ट क्रिकेट की, और अब पुजारा थोड़ा सा कम, लेकिन अजिंक्य रहाणे ज्यादा। विराट कोहली की जो फिलॉसफी है आगे जाने की,
वो अपने गेम में उन्होंने लाई है। लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कि और भी उनको परेशानी हो रही है, और जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, तो टेक्निक पे पूरा आपका फिर जोर होता है, क्योंकि यहाँ से तो आप थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है। इसीलिए जो महान खिलाड़ी है, जब उनका कॉन्फिडेंस चला जाता है, फिर अपने जो बेसिक गेम के ऊपर वो बहुत ही रिलाई करते हैं, और वो मुझे लगता है कि काफ़ी बदल गया है। और ये जो टेक्निक है, उससे उनका जो बैटिंग का जो एफर्ट है, वो और भी कठिन होते जा रहा है। तो 2 आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी जिनकी टेक्निक उनको हेल्प नहीं कर रही। अक्सर टेक्निक और ऋषभ पंत एक सेंटेंस में उपयोग नहीं होते, लेकिन ऋषभ पंत के बारे में क्या कहेंगे कि अब तक इस सीरीज में अपना जलवा नहीं बिखेर पाए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के कंडीशंस में अपने आप को ढाल नहीं पा रहे? देखिए, साउथ अफ्रीका बहुत ही मुश्किल पिचेस रहे हैं हर भारतीय बल्लेबाज को। आप सालों से देखिए, तेंदुलकर भी देखिए, द्रविड़ या कोई भी उनके औसत अगर आप इंग्लैंड में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, काफ़ी अच्छे, लेकिन साउथ अफ्रीका में थोड़ा-सा अ, ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये एक ख़ासियत साउथ अफ्रीकन पिचेस में है कि ऑस्ट्रेलिया में आजकल क्या हो रहा है कि पेस और बाउंस होता है, लेकिन गेंद ज़्यादातर सीधी आती है। लेकिन साउथ अफ्रीका में बाउंस शायद इतना नहीं होगा जितना ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हमेशा पिच से थोड़ी-सी गेंद हरकत करती है, और वही हुआ ऋषभ पंत के साथ। वो गेंद आई सीधी बिल्कुल हवा में, लेकिन गिर के हल्की-सी अंदर आई इनसाइड एज एरिया। तो ये ऋषभ पंत ऐसे ही खिलाड़ी है। थोड़ा-सा चिंता का विषय है कि अभी 12 या 13 इनिंग्स हो गए, 50 रन एक एक ही बार उन्होंने बनाया। तो जब वो 100 रन बनाया अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद एक ही 50 रन है उसके ऋषभ पंत के। तो ऋषभ पंत जो टीम में है, उनके बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा है, कीपिंग के लिए कम। लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी है कि लगेगा कि आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन आखिरी इनिंग में शायद एक मैच विनिंग एक महान पारी खेल सकते हैं, और उन्होंने अपने शॉर्ट करियर में ये दिखाया है। तो ऋषभ पंत, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टेक्निकल एनालिसिस उनके आउट होने की क्या करे। अ, वो ऐसे ही प्लेयर है, और है क्षमता, और दिखाया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, पहले दिन की बात तो काफी हो गई, दूसरे दिन की तरफ देखने लगते हैं कि क्या हो सकता है इस मैच में। अभी भी विकेट में काफी जान है, भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद मोहम्मद सिराज को कोई हैमस्ट्रिंग की परेशानी हो, तो उससे जरूर एक झटका लगेगा। लेकिन इस विकेट पे अगर आप पहली इनिंग्स की बढ़त ले लेते हैं, तो जरूर गेम में बने रहेंगे। अगर पिच जो भी साउथ अफ्रीकन लोग हैं, डैरिल कलिनन हमारे इंग्लिश शो में कह रहे थे कि इसके बाद ये पिच बेहतर नहीं होगा। अगर ये पिच बेहतर नहीं होगा, तो मैं तो कहूंगा कि ये फिर पिच जरा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि बल्लेबाजों को थोड़ा तो चांस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले दिन पे ही बॉल किक होने लगे और उसके बाद ये पिच इंप्रूव ना हो। मैं तो सोच रहा था कि मॉइस्चर की वजह से थोड़ा बॉल किक हो रहा है, और जब धूप निकलेगी थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो अगर बेहतर हुआ, तो फिर साउथ अफ्रीका को चांस है। अगर पिच इससे भी और बुरा हो जाएगा, तो मुझे लगता है 202 जो लग रहा है कम, लेकिन जिस तरह का बॉलिंग अटैक है इंडिया के पास, और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका की है, बिल्कुल चांस है इंडिया को कि 200 के अंदर उनको ऑल आउट करे। मोहम्मद सिराज एक चिंता का विषय है, लेकिन अश्विन थैंकफुली टीम में है, और शार्दुल ठाकुर शायद ज्यादा गेंदबाजी करे, और शामी और बुमराह, और इस पिच के ऊपर शायद लंबे लंबे स्पेल डालने की इतनी जरूरत ना हो। तो है थोड़ा सा झटका, लेकिन इतना बड़ा नहीं। आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और दर्शकों को बता दें कि संजय हमारे साथ हर मैच डे के बाद जरूर जुड़ेंगे। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट को मैच डे हिंदी।